अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज 26 अप्रैल सन 2025 है। आज की पहली और बड़ी खबर यह है कि अभी जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, अब से 2 घंटे पहले ईरान की अब्बास बंदरगाह पर एक भयानक विस्फोट हुआ है, जिस विस्फोट के कारण वहां पर काफ़ी बड़ी जगह पर आग लग चुकी है। वहां पर जो पानी वाले कार्गो शिप खड़े हुए थे और बहुत सारी चीज़ें खड़ी हुई थी, उनको भी काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या इजराइल की तरफ से ये हमला हुआ है, तो आपको बता दूं इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। कारण अननोन है, ये हमला हुआ या सेल्फ यानी अपने आप से कोई चीज़ वहां पर फटी, ये विस्फोट हुआ कैसे, इस बात के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। कारण अननोन है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे है। ग्लोबल न्यूज़ ने इस खबर को छापा है, आप देख सकते हैं। मैसिव एक्सप्लोजन एंड फायर स्ट्राइक ईरान बंदर अब्बास, कोज ऑफ एक्सप्लोजन इन इज अननोन। कह रहे हैं कारण का पता नहीं चला है कि आखिर ये धमाका वहां पर कैसे हुआ है। आने वाले चंद घंटों के अंदर इस बात का पता लग जाएगा कि आखिर ईरान की बंदरगाह अब्बास पर ये धमाका कैसा हुआ है और नुकसान की सटीक जानकारी आ जाएगी कि वहां पर कितना नुकसान हुआ है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो ईरान के सुप्रीम लीडर और वहां के प्रेसिडेंट से बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले गाजा का मसला हल होगा, उसके बाद ईरान और अमेरिका का जो मसला है यानी परमाणु डील को लेकर आपको मैं लगातार बता ही रहा हूं, उन्होंने कहा है कि बाद में ये मसला हल होगा। तो इसके आगे की क्या प्रक्रिया है, आज यानी 26 अप्रैल को क्या क्या बड़े डेवलपमेंट हुए हैं गाजा, फलस्तीन में, सीरिया में, लेबनान में और इसी के साथ साथ इजराइल, ईरान और अमेरिका में, इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे भाई अशोक कुमार पांडे देंगे। इसकी पूरी रिपोर्ट उन्होंने बनाकर दुनिया के सामने पेश की है। तो अशोक कुमार पांडे की इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए, आपको एक एक बात समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं अशोक कुमार पांडे की ये रिपोर्ट। ट्रंप कह रहा है कि वो ईरान के लीडर से, यानी ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियन और वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, उन दोनों लोगों से मिलने के लिए तैयार है। यह अपने आप में बहुत मजेदार खबर है, यह अपने आप में बहुत ज्यादा चौंकाने वाली खबर है। और हमसे ज्यादा अगर इस खबर से कोई चौंका है तो वो नेतन्याहू है। दरअसल मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं जो वाईटी न्यूज में छपी है, और वाईटी न्यूज जो है, यह खबर नहीं है, एनालिसिस है। और वाईटी न्यूज जो है वो इजराइल का प्रमुख चैनल है और पूरी तरह से ज़ायनिस्ट चैनल है। आप वाईटी न्यूज की वेबसाइट पर जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो अक्सर इजराइल की जो पॉलिसीज हैं, नेतन्याहू की जो पॉलिसीज हैं, उनके ही सपोर्ट में रहता है। आप कह सकते हैं कि वहां का अपना गोदी मीडिया है। देखिए, हर देश का अपना अपना एक गोदी मीडिया होता है जो सरकारी भाषा ही बोलता है। तो अगर वाईटी न्यूज के इस खबर को आप देखेंगे तो यहां जो बंदा इस खबर को लिखने वाला है वो नाराज दिखाई दे रहा है। वो ये कह रहा है कि ट्रंप सारे देशों से अलग अलग सीधे बात कर रहा है, इजराइल को उसमें कहीं शामिल नहीं कर रहा है। वो कह रहा है ईरान भी सीधे बात कर रहा है, सीरिया भी सीधे बात कर रहा है, इजराइल का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया है, ट्रंप इजराइल को कोई खास महत्व नहीं दे रहा है। एक तरफ यह इमेज है कि ट्रंप जो कर रहा है वो सब इजराइल के लिए कर रहा है, दूसरी तरफ यह खेल हो रहा है। इन दोनों को जरा मिला के देखिए क्या हो रहा है। सीरिया के अंदर अमेरिकन बेसेज हैं और अमेरिकन सेना भी है। डिसाइड किया अमेरिका ने कि सीरिया से वो सेना को हटाएगा और केवल 1000 की सेना, 1000 की सेना जो है वो रखेगा सीरिया के अंदर। बेंजामिन नेतन्याहू यह बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता है अमेरिकी सेना हटी, कुर्दों के साथ पहले ही आर्दोगां का समझौता हो चुका है, तो आर्दोगां सीरिया के अंदर बहुत मजबूत हो जाएगा। इसलिए वो कतई नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से आर्मी हटे। लेकिन ट्रंप ने और अमेरिका ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चाहते हैं क्या चाहते हैं, हम वहां से आर्मी हटा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि अचानक इतनी दोस्ती कैसे हो गई। नहीं, दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं है, उसके पीछे खेल है। उसके पीछे खेल यह है कि सीरिया से कहा गया कि मेरी शर्तें पहले मानो तब सैंक्शन हटाएंगे और हम अपनी आर्मी भी वहां पे कम कर देंगे। शर्तें क्या थी? पहली शर्त यह थी कि जो फलस्तीनियन लोग थे वहां पर, जो फलस्तीनी रिबल्स थे वहां पर, उनके जो लीडर्स हैं उनको गिरफ्तार करो। सीरिया ने कहा जी हजूर, अल-जुलानी ने कहा जी हुजूर, और उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद यह था कि यह कहो कि तुम इजराइल के लिए भविष्य में कोई थ्रेट नहीं बनोगे। आज वो भी सीरिया ने कह दिया कि हम इजराइल के लिए भविष्य में कोई थ्रेट नहीं बनेंगे। जुलानी वैसे भी इजराइल के लिए शुरू से कोई खतरा नहीं है, खतरा है तो वो ईरान के लिए हैं, खतरा अगर वो हैं तो लेबनान के लिए हैं, और सबसे बड़ा खतरा अगर है तो अपने मुल्क के अंदर रहने वाले अलवाइटों और ईसाइयों और शियाओं के लिए हैं, जिनका लगातार वो
आप कह सकते हैं एक तरह का जेनोसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल तो उनके लिए कोई दुश्मन है ही नहीं, उनके लिए दोस्त हैं। लेकिन आप यह कहेंगे कि जब ऐसा करना ही था तो इजराइल को बीच में क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा कि वो जानता है कि नेतन्याहू कहीं भी जंग खत्म करने वाला नहीं है। वो हर जगह जंग को जारी रखना चाहता है, और जंग अगर जारी रहेगी तो अमेरिका का पैसा भी लगेगा, अमेरिका के हथियार भी लगेंगे, और कहीं कोई सलूशन होगा नहीं। इसलिए इजराइल को किनारे किया, सीरिया से कहा तुम इजराइल के साथ कोई लड़ाई नहीं लड़ोगे, और उसके बाद अब सैंक्शन हटाने की कहानी शुरू होगी। यही मामला ईरान के अंदर है। मैं आपको बता दूं कि शनिवार का दिन यानी आज का दिन जो है वो मिडिल ईस्ट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब 2-4 घंटे का जो वक्त का हमारे यहां और उनके यहां फर्क होता है, वरना अभी तक खबरें आ गई होती। अगर यही वक्त होता तो 2-4 घंटे में वो खबरें आनी शुरू हो जाएंगी इस वीडियो के आने के बाद। इंपॉर्टेंट दिन क्यों है? एक तरफ अरगाची और बाकी सारे लोग ईरान से पहुंच चुके हैं ओमान, यूएस के साथ बात करने के लिए, अमेरिका से बात करने के लिए। दूसरी तरफ हमास के जो निगोशिएटर्स हैं वो पहुंच चुके हैं कैरो। मैंने आपको बताया था कि इजराइल के मोसाद के जो चीफ हैं वो पहले ही पहुंच चुके हैं वहां पर, दोहा गए हुए थे वो, और बातचीत जो है आज होने वाली है। यानी आज 2 बातचीत होने वाली है ईरान और यूएस के बीच में, और दूसरी बातचीत होने वाली है हमास और इजराइल के बीच में। जरा सा ईरान और यूएस के बीच जो बातचीत चल रही है उसको समझ लेते हैं। इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान के साथ सीधे बातचीत करे अमेरिका, लेकिन अमेरिका लगातार सीधे बातचीत कर रहा है। इस बीच में एक बयान आता है ट्रंप का, और यह बयान किसी को भी चौंका सकता है, क्योंकि 100 दिन हो गए उसको राष्ट्रपति बने, और 100 दिन में कभी गजा के लिए कोई कायदे की बात उसके मुंह से नहीं निकली है। और याद रखिए कि वो जल्दी ही खुद मिडिल ईस्ट जाने वाला है। पहली बार ट्रंप ने कहा कि गजा के लोगों के साथ हमको बेहतर सलूक करना चाहिए। वी हैव गॉट टू बी गुड टू गाजा। हमें गजा के लोगों के साथ बेहतर सलूक करना चाहिए। और ये बात कब कही उसने? वो हवाई अड्डे पे था, जा रहा था, उस समय पत्रकारों ने पूछा, तो ये इमदाद के बारे में बात है, ये एड के बारे में बात है। वो कह रहा है गजा के अंदर एड शुरू करनी चाहिए। अब आप इसको कॉन्ट्रास्ट कीजिए। इजराइल के मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि गजा के लोगों को हम स्टार्व करेंगे, भूखों मार देंगे, ताकि वो अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर हो जाए। यहां तक कि हक्काबी जो है तो अमेरिकी लेकिन इजराइल का राजदूत है, और वो बिल्कुल इजराइल की भाषा ही बोलता है, ज़्यादा इजरायली लगता है, अमेरिकी तो बहुत कम लगता है। उसने भी लगभग ये स्वीकार किया कि स्टार्व करना, भूखा मारना, इजराइल के लोगों को भूखों रखना, ये ठीक ठाक पॉलिसी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेतन्याहू तो यह खुद पॉलिसी अपनाए हुए है, लगातार वहां इमदाद जाने से रोके हुए, और कह रहा है कोई इमदाद जाएगी नहीं। और इन सब के बीच ट्रंप कहता है कि इमदाद भेजना जरूरी है, गजा के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा सलूक करना चाहिए। अब यहां पर आप देख लीजिए, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड ने एक साथ मिलकर एक लेटर लिखा था जिसमें इजराइल को जल्दी से जल्दी गजा के अंदर इमदाद शुरू करने के लिए कहा था। फ्रांस ने कहा था कि जून तक हम फलस्तीन को एक आजाद मुल्क का दर्जा दे देंगे। और कनाडा जो हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहा है, उसके प्रधानमंत्री का बयान आया है, उसने कड़ी मजम्मत की है इजराइल की गजा के अंदर इमदाद ना पहुंचने देने के लिए। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी मजम्मत की है इजराइल की, और मांग की है कि जल्दी से जल्दी इमदाद को पहुंचाया जाए गजा के अंदर। और इन सब के बीच हमास का बयान आता है। हमास ये कहता है कि जो डिसआर्मामेंट की बात थी, हथियार रखने की बात थी, वो तो हमने कभी स्वीकार ही नहीं की। और खबर ये आती है कि इजिप्ट कहता है कि हमने डिसआर्मामेंट की कोई शर्त नहीं रखी थी, हमने ये शर्त नहीं रखी थी कि हमास अपने हथियार रख दे। ये तो इजराइल की शर्त थी, बातचीत होगी तो देखा जाएगा। और हमास कहता है कि ये रेड लाइन है, हम अपने हथियार नहीं रखेंगे। और साथ में क्या कहता है? साथ में ये कहता है कि 5 साल के उस ट्रूस के लिए हम तैयार हैं, 5 साल की उस जंगबंदी के लिए हम तैयार हैं, जिसकी शर्त ये होगी कि हम सारे होस्टेजेस को वापस कर देंगे और इजराइल अपनी सारी की सारी आर्मी गजा से बुला लेगा। हालांकि अल अरबिया ने इसको ब्रेकिंग न्यूज की तरह छापा है, लेकिन जो लोग मेरा चैनल देखते हैं वो जानते हैं कि मैं 3-4 दिन से ये बात लगातार कह रहा हूं कि हमास सारे होस्टेजेस को छोड़ने के लिए तैयार है, और जो शर्त है वो शर्त थी 5 से 7 साल के जंगबंदी की,
5 साल की बात इस ब्रेकिंग न्यूज में की गई है। 5 साल भी गजा को दोबारा से एक हद तक बनाने के लिए काफी है, और 5 साल की अगर जंगबंदी होती है तो गजा के लोगों के लिए भी बहुत बेहतर है। बेहतर तो उन इजराइल वालों के लिए भी है जो लगातार सायरन से उठते हैं, सायरन से सोते हैं। कल भी हूथी ने एक बड़ा हमला किया था। दावा यह किया जा रहा है कि सायरन तो बजी, लेकिन जो हमला हुआ था उस हमले को पहले से ही रोक लिया गया, पकड़ लिया गया। मैं नहीं जानता क्या हुआ। इजराइल कितना सच बोलता है ये सब आप लोग जानते हैं, लेकिन अगर नहीं भी कोई इंपैक्ट हुआ तो एक डर तो लगातार बना ही हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें केवल गजा के अंदर, तो इजराइल ने खुद माना है कि पिछले कुछ महीनों में 316 उसके सैनिक मारे गए हैं और 79 जो है उसके सिविलियन मारे गए हैं। अभी हाल में कल की ही बात है जब उसका एक आर्मी ऑफिसर और 3 लोग जो है, एक आर्मी ऑफिसर मारा गया था और 3 लोग बहुत बुरी तरह से घायल हुए थे। सार कह रहा है कि गजा में इंटेंस फाइटिंग चल रही है। इंटेंस फाइटिंग तो तभी होती है जब दोनों तरफ से मुकाबला होता है। अगर एक ही तरफ से मुकाबला होगा तो वो इंटेंस फाइटिंग नहीं होगी, फिर तो बॉम्बिंग कहा जाएगा। यानी सीधी सी बात है कि जमीन पर जो जंग चल रही है उसमें इजराइल को काफी नुकसान पहुंच रहा है, उसके आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं, तो राहत तो इजराइल वालों के लिए भी होगी। आप जानते हैं इस बार जब जंग शुरू हुई तो क्या आर्मी, क्या नेवी, क्या एयरफोर्स, सबके अफसरों ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते हैं, और बहुत सारे रिजर्विस्ट सेना के अंदर शामिल नहीं हुए हैं। एक खबर आई थी कि रिसोर्स क्रंच की वजह से वेस्ट बैंक में ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। तो परेशान तो इजराइल भी है। आपसी जो लड़ाइयां चल रही हैं, नेतन्याहू के ऊपर तमाम सारे केस हैं, शिन बेट के चीफ से लड़ाई चल रही है, मोसाद के चीफ से नहीं पड़ती है, तो आपस में तो लड़ाइयां उनके यहां भी बहुत हैं। बस इतना है कि अगर सीज फायर हो गया और लागू हो गया तो नेतन्याहू की कुर्सी बहुत दिनों तक नहीं रहेगी, और बहुत मुमकिन है कि ट्रंप यही चाहता हो कि नेतन्याहू की कुर्सी जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी जाए, नया आदमी आए जो इतना जंगखोर ना हो जितना कि नेतन्याहू है। और भी मामलों में इजराइल लगातार फंस रहा है। एम्बुलेंस पर सीधी गोली चली थी, वो मामला सामने आया था, एनवाईटी में उसका वीडियो आ गया था, और उसके बाद इजराइल ने कहा कि हाँ, टेक्नोलॉजिकल हमसे गलती हो गई थी, प्रोसीजरियल हमसे गलती हो गई थी, वो गलती मानी। अभी आज क्या हुआ है, आज फिर आईडीएफ ने अपनी गलती मानी है कि यूएन के ठिकानों पर जो उसने हमला किया था और लोगों को मारा था वो भी गलती से हो गया था। अरे गलती से नहीं हुआ था, ये सब आपकी पॉलिसी का हिस्सा है। बस ये है कि इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा है, सारी चीजें बाहर आ रही हैं, तो आपके लिए भी मुश्किल बढ़ रही है, तो मान ले रहे हो कि गलती से हुआ है। इंटरनेशनल प्रेशर के बारे में कल भी मैंने आपको बताया था कि आईसीसी में गए थे ये लोग। आईसीसी से इन लोगों ने डिमांड की थी कि नेतन्याहू और दूसरे लोगों के ऊपर, गैलेंट के ऊपर जो वारंट निकला है उसको वापस ले लो। आईसीसी ने वारंट लेने से मना कर दिया। अब चलते हैं ईरान की तरफ। पहले एक खबर आपको दे दूं कि ईरान की रशिया के साथ अभी जो ट्रेड डील हुई है, स्ट्रेटेजिक डील तो हुई थी, अभी जो ट्रेड डील हुई है वो 4.8 बिलियन डॉलर की डील है। रशिया, चीन और ईरान के बीच इधर लगातार आप देख रहे हैं डील्स हुई हैं। अर्गाची की कल फोटोग्राफ्स और वीडियोस आई थी चाइना से। रशिया से यह खबर आई है कि 4.8 बिलियन डॉलर की डील हुई है। इसके अलावा जो ईरान ने डील की है वो गैस और न्यूक्लियर कोऑपरेशन की है रशिया के साथ। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी जंगी पार्टनरशिप, गैस और न्यूक्लियर कोऑपरेशन की पार्टनरशिप, और 4.8 बिलियन डॉलर का व्यापार, ये रशिया के साथ ईरान का रिश्ता बना है। यही रिश्ता चाइना के साथ बना है, और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि चाइना, रशिया और ईरान का जो ये रिश्ता है ये अमेरिका को भी परेशान करने वाला है। अमेरिका जानता है कि इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, गैस भी है, ऑयल भी है और एटॉमिक पावर भी है, तो इनसे टकराना वाकई मुश्किल का काम होगा। यही वजह है कि वो लगातार इस ट्रीटी को आगे बढ़ाने के लिए कह रहा है, जो बातचीत हो रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए कह रहा है। और आज के दिन ओमान में फिर से बातचीत होनी है, जो टेक्निकल लेवल की बातचीत है। दोस्तों, अशोक कुमार पांडे की इस रिपोर्ट में आपने काफी कुछ चीजें जान ली होंगी, देख ली होंगी, और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, अमेरिका का नया राष्ट्रपति, नया सदर डोनाल्ड ट्रंप कुछ इस तरह के कारनामे कर रहा है कि ये पता ही नहीं चल रहा है कि कब किसके पल्ले में जाकर बैठ रहा है। यानी जो बोल रहा है वो कुछ और है और जो जमीन पर कर रहा है वो कुछ और है। आज जो खबरें आपने देखी उसके अंदर काफी चीजें आपको देखने को मिली, और इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि इस समय ईरान के साथ बातचीत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही कहा है, वैसे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक बड़ा झटका लगा है। नेतन्याहू ये सोच रहा है इस समय क्या ईरान से सीधे तौर पर वार्तालाप करके गाजा के मसले का हल किया जाएगा, क्योंकि ईरान की पहली शर्त यह है कि पहले फिलिस्तीन के
टू स्टेट सॉल्यूशन पर बात होगी, उसके बाद में हम आपकी बात मानेंगे। साफ लफ्जों में अगर मैं आपसे कहूं तो ईरान मान सकता है उस कंडीशन में, गाजा के अंदर अगर जंग रुकवा देता है अमेरिका, तो ईरान इस बात को मान सकता है कि चलो हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, पोस्टपोन कर दिया जाएगा इस प्रोग्राम को। लेकिन हाल ही में जो सबसे लेटेस्ट जानकारी है वो यही है कि फिलिस्तीन की जंग को रोकने पर दोनों अड़े हुए हैं, ईरान और अमेरिका। अमेरिका कह रहा है कि पहले तुम अपना ऐलान करो, उसके बाद में इसका भी हल निकालेंगे, और ईरान कह रहा है कि पहले फिलिस्तीन का हल निकलेगा, यानी कि फिलिस्तीन को आज़ाद देश का दर्जा दिया जाएगा। इजरायली आर्मी किसी भी तरीके से गाजा के अंदर दाखिल नहीं होगी, ईरान की ये शर्तें हैं। दोनों की तरफ से गहन बातचीत चल रही है। अब इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है ये आने वाले समय में पता लगेगा। फिलहाल ये बात तो तय है कि ईरान अपने साथ साथ फिलिस्तीन को भूला नहीं है, फिलिस्तीन के मुद्दे पर अभी भी अड़ा हुआ है, और लगातार चाहे वो प्रॉक्सी के जरिए इस इशू को दुनिया के सामने लाना हो या फिर सीधे तौर पर दुनिया के सामने लाना हो, कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, ये आज के कुछ चंद अपडेट थे जो एक एक करके मैंने आपको बताए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।